Okay, so today we are discussing about the two main functions of the eye structure that are very important for the examination point of view, and you must remember these two important activities related to the eye functions. Number one, that is very important, is the uh, first one is known as the first one that we are discussing here. It is the function of function of the iris muscles. ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बात है, ये आपने ध्यान में रखना है। आयरस के मसल्स की एक्टिविटी हम यहाँ पर देखते हैं, या सिंपल हम आयरस एक्टिविटी देखते हैं ड्यूरिंग दी फंक्शनिंग ऑफ द आई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमन के जो आई बॉल है, इस आई बॉल पे, ये मैं पूरा आई बॉल जो है वो शो कर रहा हूँ इस तरह का, ये पूरा आई बॉल है। इस आई बॉल पर हमें एक ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन कलर का एक और सर्किल नजर आता है। दिस इंटरनल और सेकंड सर्कल इज नोन एज द आइरस, जिसको हम कलर्ड पार्ट ऑफ द आई का नाम भी देते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि दिस वन इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई, राइट। दिस आइरस हैज गॉट अनदर सर्किल एट इट्स सेंटर, और उस सर्किल को मैं यहाँ पर बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। दिस सर्किल इज नोन एज द पिपल। हमने इस आयरस की एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना है बाय दी चेंजिंग द साइज ऑफ द पीपल। और पीपल का आपको बेसिक फंक्शन ध्यान में रखना है कि ये जो है वो एक एंट्रेंस पॉइंट है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ आई फॉर लाइट रेस। तो जब लाइट की रेजेस हमारी आई में एंटर होती हैं तो ये पीपल के थ्रू एंटर हो रही होती हैं। तो ये जो विंडो है आई का, इसको नाम देते हैं पीपल का। इसके जरिए लाइट की एंट्री होती है इनटू द आई, सो दैट एन इमेज कैन इजीली बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दी दिस सेंसरी पार्ट ऑफ आई, जिसको नाम देते हैं रेटिना का। और रेटिना पे मौजूद ये जो येलो स्पॉट है, यहाँ पर हमें एक प्रॉपर इमेज की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाती है। फिर इमेज इस येलो स्पॉट से मैसेज को लेकर जाएगा ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन हमें उस इंफॉर्मेशन के मुतालिक बताएगा जो आई के थ्रू हम तक आ रही हैं। लाइट में इस वक्त जब स्क्रीन पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मुझे नेम नजर आ रहे हैं। अपर साइड पर लाइक यहाँ होम है, फिर इंसर्ट है, ड्रॉ है, व्यूज है, हेल्प है, और फिर यहाँ कलर पेंसिल्स नजर आ रही हैं डिफरेंट कलर की, जो कि मैं विद रिस्पेक्ट टू द नीड चेंज करता रहता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि जो आयरस है, दिस आयरस हैज गॉट this iris has two types of muscles। इसको हम पेयर ऑफ मसल्स भी कह सकते हैं, और ये एंटागोनिस्टिक मसल कहलाते हैं। या मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, पुराने पास पेपर में आपको मिल जाएगी, एंटागोनिस्टिक मसल। दिस एंटागोनिस्टिक मसल का मतलब ये होता है कि जो मसल्स हैं, ये मसल्स वर्क इन पेयर। सो मसल्स वर्क इन पेयर, वर्क इन पेयर ऑपोजिटली। तो अगर मसल जो है वो अपोजिटली वर्क कर रहे हैं पेयर में, यानी कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स हो जाएगा, और जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पहला रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इस किस्म की वर्किंग को एंटागोनिस्टिक वर्क कहते हैं। पहले के मैंने कहा था कि पुराने पास पेपर में मिलेगा, क्योंकि पुराने पास पेपर में हमें स्केलेटन और मसल्स पढ़ाए जाते थे, जो कि अब इससे में सिलेबस में नहीं है। तो एक बहुत एग्जाम्पल कॉमन सी है बाइसेप मसल की, और दूसरा जो है इसका साथ है ट्राइसेप मसल। तो ये जो बाइसेप ट्राइसेप है मसल्स हमारे अपर आर्म पे मौजूद, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक पेयर कहलाते हैं। बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइसेप रिलैक्स हो जाता है, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइसेप रिलैक्स हो जाएगा। अब यहाँ हमने ये देखना है कि हमारी इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जो है वो आई में मौजूद ये आयरस का पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। अब मैं ये सेकंड सर्किल बना रहा हूँ, आई बॉल नहीं शो कर रहा। और इसके अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक सर्किल है, जो कि नॉर्मल इस वक्त कंडीशन है, नॉर्मल लाइट में। तो ये पीपल और आयरस के पोर्शन को शो किया है। अब आयरस में ये एक व्हील लाइक जो है वो एरिया में
ये मसल्स की एक फॉर्म शो कर रहा हूं जो कि इस तरह से वर्टिकली अरेंज हुई हुई है, जस्ट लाइक दिस। तो ये जो मैंने मसल बनाए अभी, इन सब मसल्स को नाम देते हैं कि ये इसके रेडियल मसल हैं। ठीक है जी, ये इसके कहलाते हैं रेडियल मसल्स, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में है हमारा ये आयरस, तो इसमें इस तरह से वर्टिकली अरेंज जो मसल्स हैं, इन मसल्स को ऑल टुगेदर नाम दिया जा रहा है कि ये रेडियल टाइप के मसल्स हैं। राइट। अब इन रेडियल मसल्स के साथ मैं बना रहा हूं ये रेड कलर के मसल्स का एक पूरा का पूरा जो है वो एक सेटअप, जो कि इस सर्कुलर फॉर्म में इस पीपल के चारों तरफ इस तरह से अपनी पोजीशन शो कर रहा है। तो ये एक जो है वो लेयर हो गई। ये इसकी सेकंड लेयर बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपके सामने सेकंड लेयर ड्रॉ कर दी है। फिर मैं ये इसकी थर्ड लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने आपके सामने ये रेड कलर के जो मसल्स बनाए सर्कुलर फॉर्म में, इनको नाम देते हैं कि ये इसका सर्कुलर टाइप का मसल है। तो ये हमारे दो मसल्स हो गए। एक मसल जो है वो कहलाता है रेडियल मसल और दूसरा मसल कहलाता है सर्कुलर मसल। इन मसल्स की जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इस पीपल साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। अब आपने दो कंडीशन ध्यान में रख लेनी है, जिसके हिसाब से हम अपनी फर्दर जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं ये दो कंडीशन आपके सामने शो कर रहा हूँ। एक कंडीशन को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारा ब्राइट लाइट वाला कंडीशन है। इधर मैं लिख देता हूँ ब्राइट लाइट। ठीक है बेटा, तो ये हमारी हो गई ब्राइट लाइट, यानी कि इस वक्त जो दिन की रोशनी है घर से बाहर, उसको देख लेते हैं। और दूसरा जो है हमारा ये कहलाता है डिम लाइट। और ये डिम लाइट इस वक्त जो है मैं जिस जगह बैठा हूँ उसको मैं कह सकता हूँ कि ये डिम लाइट है, क्योंकि एक छोटा सेवर जल रहा है पीछे मेरे, और इसमें मेरे इस एरिया में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर ये रोशनी को कंसिडर करवा रहा है। तो बहुत कम रोशनी है, बहुत ज्यादा रोशनी नहीं है, क्योंकि स्क्रीन की रोशनी सफिशिएंट है कि जो मेरी क्लास के दौरान मुझे रिक्वायरमेंट में यूटिलाइज करने में हेल्प कर सकती है। अब देखिए करना क्या है हमें, कि जब ब्राइट लाइट होगी ना, तो इस ब्राइट लाइट में बहुत रोशनी है, होगा ये कि इधर आपने ध्यान में रखना है कि जो सर्कुलर मसल्स हैं, डी सर्कुलर मसल्स, ये हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि एंटागोनिस्टिक पेयरिंग है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा उसके अगेंस्ट में रेडियल मसल जिसको मैंने लिखा है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं ये हो जाते हैं रिलैक्स। और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो पीपल साइज है, ये पीपल साइज ये हो जाता है नैरो। ये बस आपने याद रखना है। इसके बाद क्या होगा कि लेस लाइट एंटर्स इनटू आई, तो कम रोशनी आई में दाखिल होगी। अपोजिट में आप डिम लाइट जब लिखेंगे तो इसका अपोजिट आपने कर देना है, यानी कि यहाँ ये होगा कि जो सर्कुलर मसल है, इधर जो है वो डिम लाइट में, ब्राइट लाइट में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो डिम लाइट में सर्कुलर मसल, ये सर्कुलर मसल्स ये हो जाते हैं रिलैक्स। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं या रेडियल मसल्स कहलाते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इन मसल्स की जो इस वक्त कंडीशन होगी ये हो जाएंगे अपने कॉन्ट्रैक्शन के फेज में। और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नतीजे में जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी कि जो पीपल है, ये पीपल हो जाता है डायलेट। जब ये पीपल डायलेट हो जाएगा तो इसका साइज बड़ा हो जाता है, या हम लिख सकते हैं कि पीपल वाइड हो जाएगा। रिजल्ट इसका ये निकलेगा कि मोर लाइट कैन एंटर इन टू आई। तो आईज में ज्यादा रोशनी जो है वो इंटर हो जाएगी। बड़ा कॉमन सी बात है बच्चे, याद रखना। रोशनी ज्यादा है, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा रोशनी है, और हमारी आंखें इस रोशनी में बहुत ज्यादा अगर लाइट ले लेती हैं तो वो लेंस को डैमेज कर सकती हैं। अब इस डैमेज से बचने के लिए कुदरती तौर पर हमारे पास ये एक रिफ्लेक्स मौजूद है, आयरिस रिफ्लेक्स का, कि जैसे ही ज्यादा रोशनी वाले एरिया में जाएंगे
सर्कुलर मसल्स ने अपनी कॉन्ट्रैक्शन शुरू करनी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना शुरू होगा, और रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारी आंखों में मौजूद जो पीपल साइज है वो छोटा हो जाएगा। इसको डायग्राम के जरिए बेटा, सिंपल डायग्राम के जरिए अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ पर ये मैंने बनाया है पीपल, और ऊपर से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर ये अपना जो पीपल साइज है ये आयरस के मुकाबले में बहुत छोटा हो गया है। और इसके बराबर वाली डायग्राम को जरा देखें तो ये मैंने अभी बनाया है आयरस का एरिया, और इस आयरस में मौजूद जो पीपल साइज है ये काफी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये वाइट पीपल वाला पोर्शन है। ठीक है बेटा। और ये जो है मैं बता रहा है कि ये जो है वो नैरो पीपल वाला एक एरिया है। जब पीपल अपनी नैरोनेस दिखाता है तो इस वक्त मतलब ये होगा कि बाहर रोशनी ज्यादा है, और जब पीपल जो है वो अपनी वाइडनेस दिखाएगा तो इस वक्त मतलब ये होगा कि हमारे सराउंडिंग में लाइट इंटेंसिटी थोड़ी सी वो कम होती जा रही है। तो दिन में और रात में अगर हम जो है वो पीपल की इस एक्टिविटी को देखेंगे तो बड़ा आसान है। घर में आप अपने जो है वो घर पे बैठ के किसी भी सिबलिंग के साथ ये एक्टिविटी देख सकते हैं। रोशनी में बैठिएगा किसी भी रूम में जहाँ रोशनी का एडिक्वेट अमाउंट मौजूद हो, ताकि पीपल अपनी नॉर्मल हालत में हो। फिर एक मोबाइल की जो बैक फ्लैश है, टॉर्च है, इस टॉर्च को जो है वो आपने सिर्फ ओपन करके आई पर लेकर जाना है। तो जैसे ही आप अपनी आंखों में रोशनी लगाएंगे तो पीपल जो वाइडर होगा या आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से यहाँ की तरफ नैरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपने यूज करनी है लाइट को। और अगर ये पीपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो इसको इस तरफ ले जाएं, यानी कि रूम में अंधेरा कर दें और हल्की सी रोशनी रखें बस, तो आपको अपना पीपल वाइट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। इन दोनों का जो पर्पस है वो ये है कि एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर इनटू द आई, ताकि वो लेंस से क्रॉस करके हमें इमेज दे सके। कल हमने जो पढ़ा था ना बेटा, यहाँ पर ये लेंस लगा हुआ है। अब अगर लाइट आ रही है तो लाइट आने के लिए इसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर कल मैंने नहीं ड्रॉ किया था, आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक दो जो है वो बातें, जरा इसको ध्यान में रखें। इस जगह पर आपको दो लाइनें नजर आएंगी इस तरह से। ठीक है बेटा, ये दो लाइन नजर आ रही हैं, ये लाइनें कहलाती हैं आयरस। मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ, कल मैंने नहीं बताया था, आज मैं बता रहा हूँ। ये जो है बेटा ये है आयरस। दोनों तरफ से जो आ रहा है ना बेटा ये आयरस आ रहा है। आयरस बीच में से एक गैप के साथ होता है, इस गैप को नाम देते हैं, इस गैप को नाम देंगे कि ये है वो विंडो ऑफ द आई जिसको पिपल कहा जा रहा है, और इससे रोशनी आएगी। तो अगर पीपल नैरो है तो कम रोशनी लेंस तक पहुंचेगी, पीपल अगर वाइडर होगा तो ज्यादा रोशनी जो है वो लेंस तक पहुंचेगी। अब जब लाइट लेंस से आएगी बेटा और बहुत तेज लाइट होगी तो ये लेंस को डैमेज कर सकती है। बहुत स्लो रोशनी होगी तो भी फोकसिंग में मसला होगा। तो एन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली कैन एंटर इनटू द लेंस, और फिर लेंस से जाकर ये यहाँ पर इमेज बनाती है जिसको हम नाम देते हैं कि ये हमारा जो फोबिया है। मैंने यहाँ पर इसका नाम लिखा है येलो स्पॉट, इसको फोबिया भी कहा जाता है। अगर तो इमेज यहाँ फॉल कर रहा है तो हमें इमेज नजर आएगा, और अगर इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे फॉल करता है तो फिर हमें इमेज की अपीयरेंस का पता नहीं चलता है। ये चीज बेटा आपने याद रखनी है, एग्जामिनर ने लेबलिंग करवानी है कि कहाँ पर फोबिया है और कहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है। फोबिया जो येलो स्पॉट है बेटा वो लेंस के बिल्कुल सामने होता है, और जो येलो ब्लाइंड स्पॉट है वो लेंस से थोड़ा सा नीचे ऊपर कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। और ये सीधी सीधी लाइन नहीं होगी, थोड़ा सा डिप्रेशन होगा, बम्प होगा थोड़ा सा, जो कि येलो स्पॉट को भी और ब्लाइंड स्पॉट को भी मेंशन कर रहा होगा। आगे हम जो देखते हैं ना बेटा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि हमारे आंखों में इस एरिया में जिसका नाम है एक्वस हेमर, ये एक्वस हेमर का जो एरिया है इसके पीछे ये लेंस लगा हुआ है। इस लेंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और उस एक्टिविटी को नाम देते हैं अकोमोडेशन। तो मैं यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस टर्म को आप देखें, दिस टर्म इज द अकोमोडेशन। तो मैं दोबारा से लिखता हूँ, दैट इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन। ठीक है बेटा, ये टर्म इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब है एडजस्टमेंट ऑफ lenses to resolute image with respect to
with respect to with respect to its distance। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पर एक टास्क है, डेफिनेशन एग्जामिनर ने पूछी नहीं होती, बस आपको याद रखना है कि हमारी आय जब अकोमोडेट करती हैं किसी भी जो है वो ऑब्जेक्ट को, तो वो उसके डिस्टेंस के हिसाब से लेंस की जो शेप है उसे चेंज करती हैं। और ये लेंस की शेप जब चेंज होगी तो उसके लिए जरूरी होगा कि लेंस की थिकनेस और लेंस की जो थिननेस है वो वेरी करे, और लेंस का जो शेप है वो बाइकॉनकेव या फिर जो है वो बाइकॉन्वेक्स हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर जब देखते हैं तो दो कंडीशन ही आती है हमारी बच्चे। एक कंडीशन तो ये है कि हमारी आंखें देख रही हैं किसी भी जो है वो नियर ऑब्जेक्ट को, एक आ गया हमारा नियर ऑब्जेक्ट। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि आई अकोमोडेट कर रही है एक फॉर ऑब्जेक्ट को। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि तकरीबन 6 मीटर डिस्टेंस पर मौजूद है वो कहलाएगा फॉर ऑब्जेक्ट। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 6 मीटर के अंदर अंदर है उसको नाम देंगे कि ये नियर ऑब्जेक्ट है। तो ये 6 मीटर और अबव ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जिसको शो करते हैं कि ये हमारे लिए एक फॉर ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 6 मीटर डिस्टेंस वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो ये फॉर ऑब्जेक्ट है। जैसे क्लास में हम बोर्ड जब देख रहे होते हैं तो बोर्ड तकरीबन 6 मीटर दूर हो जाता है, वो हमारे लिए फॉर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और नियर ऑब्जेक्ट ये अंडर 6 मीटर की रेंज में आ जाते हैं। ठीक है बेटा। तो रीडिंग जैसे हम बुक की करते हैं, इस वक्त क्लास में हम बैठे हैं तो आपने अपने किसी ना किसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इस लेसन को देख रहे होंगे और सुन भी रहे हैं इसको। तो देखने वाला जो काम है वो आप कर रहे हैं इस वक्त 6 मीटर के अंदर अंदर रहते हुए। तो मैंने क्या किया हुआ है बेटा, इस वक्त अपने आई पर एक ग्लास लगाया हुआ है जो कि मुझे नियर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर जो है वो इंफॉर्मेशन देगा। मेरे साथ ही मेरा एक दूसरा ग्लास रखा हुआ है जो मुझे जो है वो फॉर ऑब्जेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि मुझे दिखाता है। तो अगर मैं फिजिकल क्लास ले रहा होता हूँ तो यूजुअली मैं वो ग्लास पहनता हूँ जिससे मुझे दूर नजर आता है। और यहाँ पर अभी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो मैंने अपने आंखों पर एक दूसरा ग्लास लगाया हुआ है जो कि करीब का ग्लास है। अब ये करीब के गिलास और दूर के गिलास की जो बात हो रही है ना, इसको यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। हम दो तरह से लोग हैं, इंसानों की बात कर रहा हूँ। आंखों के नजर के हवाले से देखें तो हम दो तरह के लोग हैं। एक हमारे कहलाते हैं शॉर्ट साइटेड पर्सन, ठीक है ना। एक है शॉर्ट साइटेड पर्सन, वो लोग जिन्हें दूर का नजर आता है। और दूसरे कहलाते हैं लॉन्ग साइटेड पर्सन। मैं अगर ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ शॉर्ट साइट की और लॉन्ग साइट की, तो इसका मतलब है अगर कोई शॉर्ट साइट है तो वो मीन्स ही और शी यूज ग्लासेस टू सी फॉर ऑब्जेक्ट। उसे करीब का सही नजर आता है, दूर का देखने के लिए वो ग्लासेस यूज करता है। अगर कोई लॉन्ग साइट आदमी है तो वो जो है वो यूज करता होगा ग्लासेस फॉर नियर ऑब्जेक्ट। मसलन उसको अपना रीडिंग के लिए अगर कुछ पढ़ना है, उसे अगर कोई जो है वो हाथ का काम करना है, उसे किसी किस्म की ड्राइंग बनानी है, उसके लिए फिर वो जो है वो इस्तेमाल करेगा एक ऐसे ग्लासेस जो कि इसको करीब का दिखाते हों। तो ये यूज करता होगा ग्लासेस फॉर नियर ऑब्जेक्ट के लिए। मैं इस वक्त नियर ऑब्जेक्ट के लिए गिलास पहनकर बैठा हुआ हूँ, यानी कि अपने आंखों में मैंने जो है वो एक हम कह सकते हैं कि ग्लासेस पहने हुए हैं, एक चश्मा लगाया हुआ है। तो ये मुझे बता रहा है कि मैं करीब का सही तरह से देख सकूं। और दूर के देखने के लिए मुझे फिर दूसरे ग्लासेस का इस्तेमाल करना होगा। आते हैं इस तरफ कि अगर हम एक नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हमारी आंखें बिल्कुल सही काम कर रही हैं, तो रीडिंग कर रहे हैं किताब की, या घर पे बैठे हुए हैं, या किसी किस्म की जो है वो पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, जो हमारे हैंडवर्क का काम है सपोज कर लेते हैं। तो उस वक्त क्या होगा, और जब नियर ऑब्जेक्ट के बजाय फॉर ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उस वक्त क्या होना है। पहली बात जो आपने याद रखनी है ना नियर ऑब्जेक्ट के लिए, जो साइज ऑफ लेंस है, ये साइज ऑफ लेंस हमारा ये हो जाएगा थिकर।
ठीक है, साइज ऑफ लेंस जो है हमारा ये हो जाएगा थिकर। जब भी हम टर्म इस्तेमाल करेंगे ना कि लेंस की साइज थिकर हो रही है, तो उस वक्त आपने ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो लेंस है वो इस वक्त जो है वो कॉन्वेक्स हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हो रहा है कॉन्वेक्स, बीच में से मोटा साइड से पतला। और अगर हम कोई फॉर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो इसका रिवर्स कर दें, इस वक्त हमारा जो लेंस है, ये लेंस जो है वो हो जाएगा थिनर। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं थोड़े हाथ अपने साफ करूं, मैं शायद ऑयल लगा हुआ है तो स्क्रीन पे टच होते ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे। एक मिनट में जरा होल्ड कीजिएगा। ओके बेटा, आई एम बैक। राइट, तो अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ उसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या अगर हम किसी नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी लेंसेज में किस तरह की जो है वेरिएशन वो नजर आती है। इसको बेटा आपने अंडरस्टैंड कर लेना है ध्यान से। और कोई भी बात पूछनी हो इसके हवाले से तो आप मुझसे जो है वो जरूर पूछिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपको जो है वो क्लियर हो सके। अदरवाइज फिर ये इसमें परेशानी रहती है। ठीक है, तो जब हम किसी भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को या फॉर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो यहाँ मैं अपनी बात पहले कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ होगा ये कि हमारे जो लेंस हैं, ये लेंस बिकम थिनर। लेंस बिकम थिनर। ठीक है, ये पहली बात तो याद रखिएगा कि दूर देखते हुए लेंस थिन होंगे, करीब देखते हुए लेंस की थिकनेस जो है वो मोटी होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना जो है वो शुरू हो जाती है। ये जनरल ऑप्टिक जनरल जो है वो आपने एक डिस्टेंस को या एक डिफरेंस को ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा क्या होता है, जरा इसको एक नज़र आपने जो है वो याद रखना है। तो मैं पहले जिक्र कर रहा हूं, जब हम किसी भी नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो होगा ये कि जो सीलियरी मसल्स हैं, नंबर वन, यहाँ पर जो सीलियरी मसल्स हैं, these ciliary muscles these ciliary muscles contract। ठीक है जी, तो सीलियरी मसल्स हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और जो लेंस है, बल्कि इसके बाद दूसरा लिखता हूँ, एंड जो इसके अपोजिट मसल्स है जिसको हम नाम देते हैं, ऊपर अगर देख ले तो यहाँ पर मैंने लिखे थे नाम, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ये सीलियरी मसल्स हैं और ये सस्पेंसरी लेगामेंट हैं, जो लंबे लंबे धागे हैं हमारे। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो सीलियरी मसल्स हैं ये हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, और सस्पेंसरी लेगामेंट इस वक्त, सस्पेंसरी लेगामेंट ये अपोज होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो ये हो जाएंगे सिलिकन। ये वर्ड याद रखिएगा सिलिकन का। तो पहला एक्टिविटी हो जाएगी कि सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सस्पेंसरी लेगामेंट ये होना शुरू हो जाएंगे सिलिकन। दूसरी कंडीशन फिर ये आएगी कि जो लेंस है हमारा,
ये जो लेंसेज हैं, दीज लेंसेज बिकम, अब ये होना शुरू हो जाएंगे राउंडेड, यानी कि ये गोल होना शुरू हो जाते हैं। मसलन ये अभी मैंने जो ऊपर लिखी थी बात कि ये हो जाते हैं थिक। जब ये थिक होना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये होगा कि जहां पर इमेज बन रहा होगा वहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आएगा कि जो इमेज साइज है, आज मेरी स्क्रीन थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम कर रही है, जो इमेज साइज है ये हमें थोड़ा सा नजर आएगा वाइडर, यानी कि बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अपोजिट यहाँ लिखते हैं कि जब हम एक फॉर ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इस वक्त यह होगा कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखते हुए जो सीलियरी मसल्स हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो सीलियरी मसल्स हैं, दी सीलियरी मसल्स, दीज आर गोइंग टू बी रिलैक्स, ये हो जाएंगे रिलैक्स। जबकि जो सस्पेंसरी लेगामेंट हैं, ये सस्पेंसरी लेगामेंट ये हो जाता है टॉट। ठीक है जी। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि ये दो अमल होंगे। तीसरी जो सॉरी दूसरी जो बात आएगी, ये दोनों एक साथ लिखी है, दूसरी बात आएगी कि जो लेंस है ये लेंस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्ट्रेच होगा। जब लेंस स्ट्रेच होना शुरू होगा तो इसकी जो राउंडनेस है वो कम होगी और ये हो जाएगा थिन, और थिन होने के बाद ये हो जाता है बिकम्स कॉनकेव। अब जब ये कॉनकेव होगा ना तो फिर हमें जो ऑब्जेक्ट्स नजर आना शुरू होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हमारे ये नजर आते हैं हमें कंपैरेटिवली स्मॉल। तो ऑब्जेक्ट साइज हमें स्मॉल नजर आना शुरू हो जाएगा। इसे बेटा आपने ध्यान में रखना है। यहां पर मैं लेंस बना रहा हूं, तो लेंस अगर इस तरह का राउंड है तो इसका मतलब है कि ये लेंस जो है वो एक एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कि नियर का है। और अगर लेंस इस तरह से हमारा इस तरह से पतला हो गया है, जस्ट लाइक दिस, तो इसका मतलब ये है कि ये लेंस हमारे को एक हमें एक दूर के ऑब्जेक्ट को दिखाने का काम कर रहा है। ये बेटा आपने याद रखना है। पेपर वन के लिहाज से मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अगर तो एग्जामिनर आपको दिखाता है कि ये लेंस लगा हुआ है इस तरह का, और यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, और ये दो लाइट रेज दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आती हैं और इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है बेटा, ये इमेज हमें दिखा रहा है एक जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। ये हमें दिखा रहा है बेटा एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। ये आप P1 के लिए ध्यान में रखेंगे, अभी P1 तो भी है नहीं हमारा, आपने ये ध्यान में रखना है। और अगर कोई नियर ऑब्जेक्ट होगा तो आपने ये ध्यान में रखना है कि नियर ऑब्जेक्ट बनते हुए नॉर्मली हमें जो दिखाई जाती है स्टोरी वो कुछ इस तरह से दिखाई जाती है कि एक जो है वो हमारे पास एक सोर्स है ऑब्जेक्ट की, यहाँ से लाइट निकल रही है इस तरह से, और यहाँ हमारा लेंस नजर आता है, और ये लाइट इस तरह से गुजर जाती है इसमें से। ये हमें शो करता है कि ये एक हमारा नियर ऑब्जेक्ट को शो करने वाला एक लाइट पैटर्न है। जो ओ लेवल्स में है हमारे पास बेटा, मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ। अगर तो दो सेपरेट पॉइंट से लाइट आ रही है लेंस पे गिर रही है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को शो करेगा। और अगर एक सिंगल पॉइंट से दो लाइट रेज निकलती हुई आ रही हैं और वो हमारे लेंस क्रॉस करके आती हैं, तो ये नियर ऑब्जेक्ट को शो कर रहा होता है। अब वो लोग जिनके लेंस थिकर रहते हैं, थिन नहीं होते, उन्हें दूर का नजर कम आता है और करीब का नजर सही आता है। वो लोग जिनके लेंस थिन हो जाते हैं, थिक नहीं हो पा रहे होते, उन्हें दूर का सही नजर आता है और करीब का खराब नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड मैं आपको बता चुका हूँ। ये इस तरह से इंसानों के आंखों के साथ एसोसिएट बेटा हो जाती हैं। ठीक है बेटा। इसकी थोड़ी सी क्वेश्चंस हैं जो कि हमने पास पेपर के साथ करने हैं, टाइम की कमी है इसलिए मैं अभी रेफरेंस के तौर पर पास पेपर दिखा नहीं पा रहा हूँ, मुझे मिल भी नहीं रहे सही बात बताऊं तो। भी यहाँ पर मैंने इसकी टॉपिकल फाइल बनाई थी, कहीं इधर उधर रख दी है मैंने। अब हम आ जाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ। थोड़ा सा एक एरिया है केमिकल कोऑर्डिनेशन का ह्यूमन का, उसके हवाले से थोड़ी सी जो है वो बात है, इसको करके इसको
खत्म करते हैं। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इंसानों में, इंक्लूडिंग ऑल मैमल्स, तो इस केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो ह्यूमन बॉडी में जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, इसको प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए अगेन ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब क्योंकि ब्रेन हमारे सिलेबस से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है, तो हम ब्रेन के पार्ट्स के नाम भी याद रखने हमारे लिए इससे जरूरी नहीं है, लेबलिंग के लिहाज से भी जरूरी नहीं है। यहाँ आपने ख्याल रखना है कि आपको हार्मोन की डेफिनेशन पता हो, और फिर डिफरेंट हार्मोन्स के नाम और उनके फंक्शंस आपको पता हो। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ हार्मोन की डेफिनेशन। तो हार्मोन्स आर, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। ये हार्मोन की डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट, कंट्रोल्स वेरियस बॉडी एक्टिविटीज, बॉडी कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज। अब इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन एग्जामिनर ने आपसे पूछनी नहीं है, थोड़ा सा आपके हवाले से, यानी कि मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं। इसको आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। हार्मोन हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर आपको जो है वो थोड़ी सी ये आती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड खुद क्या है, कोई भी ऐसा ग्लैंड बॉडी का जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो कहलाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर अलग से, कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। तो दिस एंडोक्राइन ग्लैंड, ये कंसीडर किए जाते हैं ग्लैंड्स दैट कैन सीक्रेट, दैट कैन सीक्रेट हॉर्मोन्स। कोई भी ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसे नाम देते हैं कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये सीक्रेट करेंगे हार्मोन को इन ब्लड, ह्यूमन के या किसी भी एनिमल के ब्लड में ये हार्मोन सिक्रीट होगा, और फिर ब्लड से ये हार्मोन डिस्ट्रीब्यूट होगा उस एरिया तक जहां पर इस हार्मोन की कोई ना कोई एक्टिविटी है। तो हार्मोन पैदा हो रहे हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड में। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से पैदा होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे, और सर्कुलेशन हमारा पढ़ा हुआ है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको अपने साथ आर्टरी, कैपिलरी, वेन में घुमाएगा, और फिर ये अपने टारगेट एरिया तक पहुंचते हैं। तो ये मैं एक सिग्नल के लिए बना रहा हूँ आपको कि ये एक ग्लैंड है। ग्लैंड ने अपनी केमिकल एक सिक्रीशन पैदा की, इस सिक्रीशन का नाम है एक्स सिक्रीशन। एग्जामिनर इसका नाम पूछेगा कि एक्स सिक्रीशन का मतलब क्या होता है। ये एक्स सिक्रीशन आ गई एक जो है वो मीडियम में, इधर मैं लिख रहा हूँ कि ये एक मीडियम है, इस मीडियम का नाम बताएं क्या है। और ये मीडियम लेकर इसको लेकर जाता है बॉडी के एक ऑर्गन तक। आपने इस ऑर्गन का नाम बताना है क्या है। तो ग्लैंड का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, सिक्रीशन का नाम है हार्मोन, ठीक है, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक जो है वो ग्लैंड का नाम नहीं बताया हमने, जनरल एंडोक्राइन ग्लैंड कहा है। मीडियम का नाम है ब्लड, ब्लड इस मीडियम के तौर पर काम करेगा, और फिर ये ऑर्गन तक जा रहा है, ऑर्गन का नाम है टारगेट ऑर्गन। ये जनरलाइज बात बेटा याद रखनी है। इस जनरलाइज बात को स्पेसिफाइड नॉर्म से भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अगर तो ये ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, मैं एक बड़ा कॉमन सा नाम ले रहा हूँ, अगर तो ये ग्लैंड जो है वो पेनक्रियास है, तो ग्लैंड का नाम हो गया पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास से जो हार्मोन पैदा होगा उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हमारे खून में शामिल होगी, मीडियम हो गया ब्लड, और ये इंसुलिन ब्लड के जरिए टारगेट ऑर्गन तक जाएगी। टारगेट ऑर्गन ऑर्गन का नाम है लिवर, जहां पर इंसुलिन ने अपनी एक प्रॉपर फंक्शनिंग को परफॉर्म करना है। तो ये बेटा हार्मोन के हवाले से ये छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन आप याद रखिएगा। एग्जामिनर सवाल करेगा आपसे कि आपने किसी एक हार्मोन का नाम बताना है, और उस हार्मोन की बॉडी में जो जर्नी है
वो आपने जो है वो डिस्क्राइब करनी है सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए। तो यहाँ आपने जो मैंने ऊपर चार्ट फ्लो डायग्राम बनाई है ना, इसको आपने थोड़ी सी खींचना है, चार लाइनें लिखनी है और 5 मार्क्स के आंसर को आप इसमें जो है वो कंप्लीट करके एग्जामिनर को बता रहे होंगे। तो मैं फिर बेटा शो कर देता हूँ आपके सामने ये सारा फैक्टर। पेनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन इन द ब्लड सिस्टम। अब आप इसकी डिटेल बता रहे हैं, ब्लड कैरी दिस इंसुलिन अलोंग विद द सर्कुलेटरी मैकेनिज्म फ्रॉम हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजनेशन होगी, कम बैक टू द हार्ट अगेन, then it is going to be transported from the left ventricle to the aorta, and from aorta it is transported to the all body organs. One of the body organ is liver that receive this oxygenated blood, and liver convert glucose into glycogen. तो ये liver में इंसुलिन की एक्टिविटी है। मैं अपनी बात को जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। पेनक्रियाज secrete insulin, insulin is transported along with the blood, blood carried this insulin to the all body parts। एग्जाम्पल आप देंगे कि blood carries this insulin to the lungs for the oxygenation, after oxygenation from the left ventricle it is transported to the all body parts। one of the body organ is known as liver। when liver receives insulin, तो this insulin convert glucose into glycogen in liver cells। तो बेटा ये आपने सेटिंग याद रखनी है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इसमें से आप इसको 1-2 दफा सुन लीजिएगा, और कोई बात पूछनी हो तो भले आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।